तो आज की क्लास में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग है। वो हमें ये समझना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से पहले अकाउंटिंग क्या होती है और कंसाइनमेंट क्या होता है। इन दोनों वर्ड्स को हमें समझना जरूरी था। तो पहले मैंने आपको अकाउंटिंग बता दिया कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब देखो हम समझते हैं इसको। अभी जो मैंने आपसे बात की है वो बहुत ही एक जनरल टर्म में एक जनरल बिजनेस की बात की है। जनरली किसी भी बिजनेस को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। तो इसको मैं सिंपल टर्म में जनरल अकाउंटिंग बोल देता हूं। ये कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, इसका कोई ऐसा अकाउंटिंग में मीनिंग नहीं है, सिर्फ समझने के पर्पज से जो अभी तक आप 11th-12th में करते आ रहे हो। एक हमारी जनरल अकाउंटिंग होती है कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लो, उसके बेसिस पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बना लो और हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेटली दो मेन स्टेटमेंट बनती हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक हमारी बैलेंस शीट बनती है। बनती तो और भी स्टेटमेंट्स हैं, बट ये दो स्टेटमेंट्स कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी बिजनेस को बनानी ही होती है। तो ये बात है जनरल अकाउंटिंग की। अब क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस का मॉडल डिफरेंट होता है, बहुत सारे केसेस डिफरेंट होते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग में। तो पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग सीखनी होती है जो हम 11th-12th में करके आ चुके हैं। ऑल्दो हम बीच में बहुत सारे चैप्टर्स हमारे 11th-12th वाले भी आएंगे जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे और वहां पर उसको समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है ये सीए फाउंडेशन में है, ये आपका 11th-12th में नहीं था। तो कपिल सर ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आपको 11th-12th वाला कोई चैप्टर मत उठाना, हो सकता है स्टूडेंट्स बोर हो जाएं, तो बच्चों को कुछ नया मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है उसको उठाया है। इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन बेस बेस हमारा वही होगा जो हमारा 11th-12th वाला बेस था। अब दूसरी बात आती है कि बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकती हैं। अलग अलग बिजनेस मॉडल के लिए बिजनेस सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। सिचुएशंस जैसे कि मान लो एक जनरल अकाउंटिंग तो हमने कर ली कि एक मॉडल होता है, हमने कुछ गुड्स परचेज किए और सेल कर रहे हैं या हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो बहुत ही जनरल किस्म की अकाउंटिंग हो गई। यहाँ पर कुछ भी ऐसा केस नहीं है जिसके लिए हमें कुछ स्पेशली अकाउंटिंग करनी पड़े, कोई स्पेशली अलग से सेपरेट बुक्स बनानी पड़े। तो सिंपल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन हमारे फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इस तरीके से हम चलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो एक आपने सुना होगा 11th-12th क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंट हो गए, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस का तो प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्न नहीं करनी। तो ऐसे केस में थोड़ी सी सिचुएशंस डिफरेंट हो गई, तो अकाउंटिंग भी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, प्रिंसिपल सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ अकाउंट एक्स्ट्रा बन सकते हैं, कुछ अकाउंट्स डिफरेंट बन सकते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, बस ये फर्क आता है। मोर और लेस बाकी सब कुछ सेम चलता है।
ऐसे ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है एक ऐसे बिजनेस की जो कंसाइनमेंट मॉडल पे काम करता है। हमें अकाउंटिंग करनी है एक ऐसे बिजनेस की, मतलब कि मान के चलो आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आप सीए बन गई। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जॉब करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे। तो मान लेते हैं कि आप जॉब करने गए। अब आप जिस कंपनी में जॉब करने गए, जिस बिजनेस में जॉब करने गए, वहां पर आप अकाउंटिंग करने लगे, तो आपको पता चला, जब आपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, तो आपको पता चला कि ये जो बिजनेस है ये कंसाइनमेंट मॉडल पर काम करता है। अभी बात करेंगे कंसाइनमेंट मॉडल क्या है। ये बिजनेस कंसाइनमेंट मॉडल पर काम करता है। तो आपका इंटरव्यू लिया गया, आपसे पूछा गया क्या आप हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर देंगे। आप कहोगे हाँ कर देंगे, मेरे को तो अच्छे से पूरी जर्नल एंट्रीज आती हैं, लेजर भी आता है, ट्रायल बैलेंस भी, फाइनल अकाउंट भी, हम तो अकाउंटिंग कर देंगे आपकी। तो वो पूछेंगे आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो। आप कहोगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ये क्या होता है। आप कहोगे हाँ जर्नल एंट्री तो करनी होती होंगी, लेजर ही तो बनाने होते होंगे। फिर उन्होंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मतलब कि हमारा जो बिजनेस है हम कंसाइनमेंट मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट मॉडल बिजनेस क्या होता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, राइट, और क्या चेंजेस होंगे नॉर्मल अकाउंटिंग से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। तो अब हम समझते हैं कंसाइनमेंट मॉडल कि कंसाइनमेंट मॉडल क्या होता है, और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एग्जाम में कंसाइनमेंट का ऑलमोस्ट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी चैप्टर्स में से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ चैप्टर्स में चॉइस होती है कि ये 2-3 चैप्टर्स हैं, इन 2-3 चैप्टर्स में से कभी एग्जाम में पहले चैप्टर में से आ गया, कभी दूसरे में से आ गया। तो इस तरीके से होता है। उसकी भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आराम से बीच बीच में, क्लास के बीचों में तो हम बहुत सारी डिस्कशंस किया करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन भी करेंगे, स्कोप भी देखेंगे सीए का क्या होता है, बहुत सारी बातें करेंगे। आज थोड़ा सा कुछ गेन करके जाएंगे, कुछ अलग सीख कर जाएंगे। क्लियर। तो बात आती है एग्जाम में। एग्जाम में इसका हमारा 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। दो चीजें समझनी है। फर्स्ट, कंसाइनमेंट होता क्या है, इसको अच्छे से समझ आ जाए आपको कि कंसाइनमेंट क्या होता है। और जब ये समझ आ गया कंसाइनमेंट क्या होता है, तो जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, ये इस पर आपकी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी हो, पकड़ थोड़ी अच्छी हो, तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हो। और जैसे होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के ना वो क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते। स्टार्ट तो कर देते हैं, 70-80% क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से पूरा होगा। और एक और बहुत अच्छी चीज है इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी किया जा सकता है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो चलो सबसे पहले हम कंसाइनमेंट मॉडल को समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे। अभी आपको नोट्स मिल गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं क्लास के बाद आपसे नोट्स शेयर कर दूंगा इसके। कंसाइनमेंट मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं। मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। ऐसा नहीं है कि ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है। मान लेते हैं मैं एक ट्रेडर भी हूं, दोनों में से कुछ भी, ताकि आपके माइंड में ये ना आए क्या ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के केस में लगती है।
मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता ना हो। ट्रेडर का मतलब होता है बच्चे कोई भी एक चीज़ परचेज करना, लाइक कि ये कैलकुलेटर है, मेरा कैलकुलेटर सेल परचेज का बिजनेस है। मैं एज इट इज बना बनाया कैलकुलेटर परचेज करता हूँ और इसी को आगे सेल कर देता हूँ। ये मेरा फाइनल गुड्स है, बना बनाया परचेज किया और बना बनाया सेल कर दिया। इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। इसमें मैंने कुछ भी अपनी कलाकारी नहीं किया था, अपनी साइड से कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं किया, बड़ा वैल्यू एडिशन कुछ नहीं किया, एज इट इज खरीदा और बेच दिया। इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इस कैलकुलेटर को मैं बनाऊंगा अपने पास, इसका रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, बना बनाया कैलकुलेटर नहीं, रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। लाइक कि मान लो अगर ये प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक का दाना लाऊंगा, इसकी डाई बनेगी, शेप्स बनेंगी, इसके अंदर जो भी सर्किट सिस्टम है वो बनेगा या बना बनाया लाऊंगा, बोर्ड आउट करूंगा। फाइनली यहाँ पर ये कैलकुलेटर, इसकी डिस्प्ले लेकर आऊंगा या बनाऊंगा। हो सकता है मैं असेंबल्ड ही कर रहा हूँ, है ना, अलग अलग चीजें ला के इसको असेंबल्ड कर रहा हूँ, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। तो दूसरा हो गया कि मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो कोई भी बिजनेस हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैं कैलकुलेटर की ही अपने पास मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब क्या होता है, मैं रहता हूँ गुड़गांव में, या फिर मैं दिल्ली बोल देता हूँ। दिल्ली आप सबने सुना होगा, आप सब लोग अलग अलग स्टेट से होंगे। अच्छा, मुझे एक बार चैट में लिख के बताओगे आप लोग किस किस सिटी से हो? एक बार चैट में मुझे लिख के बताओगे आप लोग किस किस सिटी से हो? बस मैं देख लूंगा। ओ माय गॉड, नेपाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ग्रेट। नेपाल से एक और, बहादुरगढ़, ऋषिकेश, लखनऊ, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ग्रेट ग्रेट, चेन्नई, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अच्छी बात है, ऑलमोस्ट हर स्टेट से कोई ना कोई बच्चा है, इवन नेपाल से भी बच्चे हैं। तो चलो मैं अपने एग्जाम्पल में नेपाल को भी फिर इनबिल्ट कर लूँगा, इनकॉर्पोरेट कर लूँगा अपने एग्जाम्पल में, नेपाल को भी ले लूँगा। मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ और मेरे ना खुद के कुछ शोरूम्स हैं या फिर अपने आसपास के और ऐसे शॉपकीपर्स हैं जहाँ तक मैं कैलकुलेटर्स पहुँचाता हूँ। वो मेरे मतलब मान लो कि मैं उनको बल्क में कैलकुलेटर्स देता हूँ, आगे वो नॉर्मल पब्लिक में सेल करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं अपने स्टेट को, अपने आसपास के स्टेट को, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मैक्सिमम दिल्ली, हरियाणा, यूपी को मैं कवर करता हूँ। यहाँ तक मेरे कैलकुलेटर्स जाते हैं, मेरा जो ब्रांड है वो यहाँ तक जाता है। मेरे कुछ खुद के भी शोरूम्स हैं या फिर शॉप्स हैं जहाँ पर मैं बेचता हूँ, और कुछ शॉप्स ऐसी है जहाँ पर मैं अपने कैलकुलेटर्स पहुँचा देता हूँ, उनको दे देता हूँ, सेल कर देता हूँ उनको, और वो आगे मेरे ब्रांड को नॉर्मल पब्लिक में सेल करती हैं। अब दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इन तीनों की अगर मैं बात करूं डिमांड की, सेल्स की डिमांड की, तो यहां पर जो कैलकुलेटर्स की डिमांड है वो मान लेते हैं 50,000 पर मंथ। इन तीनों स्टेट्स में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, जो डिमांड है वो 50,000 पर मंथ कैलकुलेटर की डिमांड है। अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, जितना बड़ा प्रीमाइसिस स्पेस है मेरे पास, जितनी वहाँ मशीनरीज लगी हुई हैं, जो मेरे पास रिसोर्सेज है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरी जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी,
कितने कैलकुलेटर्स बन जाते हैं उसकी बात की जाए तो मैं 5 लाख कैलकुलेटर्स पर मंथ बना सकता हूं, इतनी मेरी कैपेसिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड सिर्फ 50,000 की है, तो मुझे चाह कर भी मैं ज़्यादा कैलकुलेटर बना नहीं सकता। ऑल्दो प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख पर मंथ है, मैं बना सकता हूँ अगर मुझे ऑर्डर्स मिल जाए तो, डिमांड आ जाए तो, लेकिन डिमांड ही नहीं है। तो मुझे 50,000 पर मंथ बनाने पड़ते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी में मैं सेल करता हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार जब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख पर मंथ है तो क्यों ना जो और सिटीज़ हैं और स्टेट हैं और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जाया जाए और अपने ब्रांड को वहाँ पर भी आगे जाके उनको वहाँ पर सेल किया जाए। अब ये काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि मैं दिल्ली हरियाणा यूपी यानी कि इससे बाहर, मान लेते हैं मैं एंट्री करना चाहता हूँ महाराष्ट्र में, मैं एंट्री करना चाहता हूँ गुजरात में, मैं एंट्री करना चाहता हूँ राजस्थान में, मैं एंट्री करना चाहता हूँ नेपाल में, मैं एंट्री करना चाहता हूँ उत्तराखंड में, है ना। और इसके बाद भी और स्टेट भी हो सकते हैं और कंट्रीज भी हो सकती हैं। मैं इन सब जगह एंट्री करना चाहता हूं कि मैं यहां पर भी अपने कैलकुलेटर्स लेकर जाऊं। एक ऑप्शन है कि मैं अपने खुद के स्टोर ओपन करूं, खुद की शॉप्स ओपन करूं, मतलब कि वहां पर शॉप में परचेज करूं या रेंट पर लूं, उसके बाद वहां से रिसोर्सेज हायर करूं और वहां पर जो भी कस्टमर बेस है उस तक मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, ये सारे काम इन सब की हेडेक मैं अपने ऊपर लूँ। तो इसके लिए ना दो मेन चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं अगर आप समझोगे। पहली चीज डेफिनेटली पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स, मनी चाहिए। मैं कहता हूं कि एक हद तक चलो मैं मनी कुछ हद तक इन्वेस्ट करने को रेडी हूं, कर लूंगा। एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सबको मिला के मैं एक नाम बोल देता हूं, हेडेक। अब ये क्या बात हुई? हेडेक का मतलब ये हो गया कि बच्चों, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज चलती है, यहाँ पे जो भी स्टेट के लॉज हैं, कानून हैं, नियम हैं, मैं उनको ना अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, लोगों की डिमांड कैसी है, अच्छा थैंक यू, लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों की क्या चॉइस है, लोगों का टेस्ट कैसा है, वो सब मैं जानता हूँ। तो इसलिए ना वहां पर बिजनेस करना मेरे लिए आसान है। प्रॉब्लम आती है जब मैं कोई दूसरे स्टेट में जाता हूँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मान लो मेरे को लैंग्वेज वहाँ का नहीं पता, वहाँ का लाइफस्टाइल नहीं पता, ये तो कैलकुलेटर की बात है। अगर मान लो हम कपड़े की बात करें, क्लोथ्स की बात करें या खाने पीने की बात करें, तो डेफिनेटली वहाँ का टेस्ट क्या है मुझे नहीं पता, वहाँ का पहनावा मुझे नहीं पता, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पर किसको उधार देना चाहिए, किसको उधार नहीं देना चाहिए, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, स्टेट लॉज कैसे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ आती है। स्टेट लॉज, वहाँ के कानून कैसे हैं, कंप्लाइंस करना पड़ेगा, वहाँ पे मैन पावर हायर करनी है, रिसोर्सेज हायर करनी है, तो वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज हायर किए जाएं। तो ये सब मिलाकर एक्चुअली में बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है इन सबको डील करना। मैं पैसा तो अपनी साइड से लगा सकता हूँ लेकिन ये हेडेक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी और सिटी में और स्टेट में अपना कैलकुलेटर लेके नहीं जा पा रहा। अब यहीं पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ हद तक मनी तो चलो मैं इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन ये सारी हेडेक लेने वाला कोई और पर्सन मेरे को मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको अपने अपना एजेंट बना लूं। सिर्फ समझाने के लिए वर्ड बोल रहा हूं, एजेंट। वैसे एजेंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, फ्रेंचाइजी देना, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे।
एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, ये मोर और लेस सारे के सारे कॉन्सेप्ट एजेंट के आसपास ही घूमते हैं। टर्म्स कंडीशन जहां थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है, वहां पर नाम भी चेंज होता जाता है। बट समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, महाराष्ट्र में अलग अलग सिटीज में अपने एजेंट बना दिए, गुजरात में अलग अलग सिटीज में अपने एजेंट बना दिए, राजस्थान में, नेपाल में, उत्तराखंड में, सब जगह अपने एजेंट बना दिए। और मैंने क्या किया, मैंने कहा एजेंट्स को सबसे पहली चीज, आपको ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर बनाने की या इस कैलकुलेटर के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो टेंशन किसकी, वो टेंशन मेरी। आपको बना बनाया कैलकुलेटर बिना पैसे लिए मैं आप तक पहुंचा दूंगा, बिना आपसे पैसे लिए ये कैलकुलेटर आप तक पहुंचा दूंगा। आपके पास बहुत सारे कैलकुलेटर्स पहुंच जाएंगे। यहां से भेजने का खर्चा, रास्ते में कोई टैक्सीज लगेंगे उसका खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत हद तक के खर्चे मैं बियर करने को रेडी हूं। मैं बियर कर लूंगा, पैसा मैं दे सकता हूं, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, पैसा मैं बियर कर लूंगा। लेकिन इस कैलकुलेटर को अपनी सिटी में, अपने स्टेट में बेचना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, नेपाल, उत्तराखंड में इसको बेचना आपकी जिम्मेदारी है। वहां पे रिसोर्सेज हायर करना आपकी जिम्मेदारी, स्टेट के जो भी कंप्लाइंस हैं, कानून हैं, उनका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उधार में बेचोगे तो उनसे पैसों की रिकवरी करना आपकी जिम्मेदारी, लोकल एडवर्टीजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी। ऐसी कुछ जिम्मेदारी मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ, कुछ हेडेक उसको दे देता हूँ। तो इससे एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। विन विन सिचुएशन मेरे लिए, विन सिचुएशन क्या हो गई कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो लगा दी लेकिन हेडेक से बच गया। वहाँ की सारी हेडेक, वहाँ पे क्या लैंग्वेज है, क्या लाइफस्टाइल है, लोग कैसे हैं, क्या लोकल एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर में जानी चाहिए, वो सब की हेडेक मैंने उनको दे दी। ये मेरे लिए विन सिचुएशन है। और अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एजेंट के लिए विन सिचुएशन है ऑलमोस्ट वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम या फिर नहीं जितनी इन्वेस्टमेंट में उसने एक काम स्टार्ट कर दिया। कुछ पैसा लगाएंगे, वो डिपेंड करता है उसके साथ एग्रीमेंट क्या हो रहा है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए विन सिचुएशन ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगी, क्योंकि ये कैलकुलेटर के लिए उसको पैसे नहीं देने पड़े। कैलकुलेटर उसकी शॉप तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पहुंच गई, ना तो रास्ते में किराया भाड़ा पे करना पड़ा, ना तो लोडिंग अनलोडिंग, और उस तक ये पहुंच गई। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। तो दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, हम दोनों एग्रीमेंट करने को रेडी हैं। अब बात आती है, एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन एजेंट का इंटरेस्ट क्या होगा, एजेंट ये काम क्यों करना चाहेगा, कुछ ना कुछ तो फायदा चाहेगा ना। वो कहेगा ठीक है, ये कैलकुलेटर आपके मैं यहाँ पे सेल करवा दूंगा और आपकी सारी हेडेक लेने को मैं रेडी हूँ, संभाल लूंगा, लेकिन बदले में मैं क्या लूंगा आपसे, कुछ पैसे लूंगा। इसकी मेन इनकम होती है बच्चे कमीशन। कमीशन के लिए ये काम करेगा। अब इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है वो कंसाइनमेंट मॉडल पर है। अब आप सारे के सारे बच्चे मान लेते हैं सीए बन गए और मेरी कंपनी में आप जॉब करने आ गए। अब जॉब करने आए तो मैंने आपको कहा कि मेरे तो ना अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, नेपाल, उत्तराखंड में कई सारे एजेंट्स हैं। कम से कम हर स्टेट में 10-12 एजेंट्स हैं। टोटल 50, 60, 70 एजेंट्स हैं। उनको मैं सामान भेजता हूँ, फिर आगे प्रोसेस वो सेल करता है, पैसा आता है, मैं कमीशन देता हूँ, पूरा प्रोसेस चलता है। तो आप उसकी अकाउंटिंग कर लोगे। तो अगर आपने एक एजेंट की अकाउंटिंग समझ ली तो सेम वैसी अकाउंटिंग सारे एजेंट्स की होगी। तो इसलिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंटिंग समझना पड़ता है। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से देखते हैं, जो बातें मैंने अभी आपको बोली हैं।
देखो कंसाइनमेंट मॉडल में अब हम और डिस्कशन करते जाएंगे और थोड़ा सा टेक्निकल नाम क्या क्या होते हैं वो करते जाएंगे, फिर हम एक क्वेश्चन भी आज करेंगे। ये एक पर्सन है, ये है ओनर ऑफ द गुड्स, यानी कि ये कैलकुलेटर अगर मेरी कंपनी में बन रही है, मैं बना रहा हूं, तो मैं इसका ओनर हूं, ऑब्वियस सी बात है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में इस पर्सन को बोला जाता है कंसाइनर, राइट। अब ये जो वर्ड है कंसाइनर, ये टर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। कंसाइनर कौन होता है? ओनर ऑफ द गुड्स। ओनर एक ही होगा ना, एजेंट ओनर ऑफ द गुड्स नहीं है। एजेंट को मैंने ये कैलकुलेटर भेज दिया और बदले में कोई भी पैसे नहीं लिए। अगर मैंने उससे कोई भी पैसे नहीं लिए तो वो इसका ओनर नहीं बन सकता। ओनर तो मैं ही हूं। मेरे कैलकुलेटर महाराष्ट्र में एजेंट के पास रखे हुए हैं, मेरे कैलकुलेटर नेपाल में मेरे एजेंट के पास रखे हुए हैं, मेरे कैलकुलेटर्स राजस्थान में एजेंट के पास रखे हुए हैं। उनका काम है उसको वहां पर सेल करना, और जब सेल करेंगे जो पैसा आएगा वो पैसा भी किसका? मेरा होगा, क्योंकि इस गुड्स का ओनर कौन हूं? मैं हूं। वो सारा पैसा मेरा होगा। मोर और लेस जो रिस्क है वो रिस्क ओनर का होता है। हमेशा रिस्क ओनर का ही रहता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो भी ओनर का रिस्क, अगर लॉस हो गया तो भी ओनर का रिस्क। अब जो दूसरी पार्टी है जो अभी हमने समझी एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको यहां पर बोला जाता है कंसाइनी। तो ये टर्म आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि जो एजेंट है उसको इस यहां पर टेक्निकल जो टर्म्स है वो बोला जाएगा कंसाइनी। तो दो पर्सन हो गए, कंसाइनर एंड कंसाइनी, दो लोग हो गए। अच्छा, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं ना? विजिबल है? कैन यू रिस्पॉन्ड इन द चैट कि आपको पीपीटी विजिबल है? राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एक हो गया कंसाइनर और एक हो गया कंसाइनी, दो पर्सन हो गए। इन दोनों के बीच में डीलिंग होगी, लेन देन होगा, इसी को हमें रिकॉर्ड करना है, इसी को कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। वन पर्सन इज कंसाइनर, सेकंड पर्सन इज कंसाइनी। होता क्या है, अब अगर बात की जाए तो जो कंसाइनर है वो गुड्स भेजता है, सेंट करता है, भेजता है। देखो यहां पर वर्ड मैंने यूज किया सेंट, यहां पे वर्ड मैंने सेल यूज नहीं किया, ब्रैकेट में लिखा भी है मैंने कि नॉट सेल। सेल नहीं करता, कंसाइनी को भेजता है। सेल करने का मतलब हो गया कि इसका प्रॉपर बिल बनाना और ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। देयर इज अ डिफरेंस। आपके पास मान लो एक टू व्हीलर है ना, एक बाइक है या एक कार है, आपने अपने फ्रेंड्स को यूज करने के लिए दे दी, तो ये सेल थोड़ी ना कहलाएगी। ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं हुआ, ओनर आप ही हो, आपने उसको यूज करने के लिए दी है। सेम ऐसे ही यहां पर ओनर ऑफ द गुड्स कंसाइनर है, उसने कंसाइनी के पास गुड्स भेजे। क्लियर? आगे क्या होगा? जो कंसाइनी है वो अपनी लोकल सिटी में, मार्केट में इसको सेल करेगा। तो यहां पर सेल करने का काम किसका है? कंसाइनी का है। कंसाइनी इसको सेल करेगा, सेल टू कस्टमर एंड कलेक्ट द रेवेन्यू, बदले में पैसे उनसे लेगा कस्टमर से। लेकिन ये जो पैसे आए हैं कैलकुलेटर की सेल करने में, ये पैसे अल्टीमेटली किसको बिलोंग करते हैं? ये पैसा बिलोंग करता है कंसाइनर को ही, राइट। तो क्या होगा, जो कंसाइनी है वो पैसे कंसाइनर को भेज देगा। सेल्स रेवेन्यू रेमिटेड, रेमिटेड मतलब भेज देना। जो भी सेल्स रेवेन्यू है उसको रेमिट कर देगा, किसको? ओनर को, कंसाइनर को, क्योंकि अल्टीमेट गुड्स तो किसके थे? ओनर के ही थे। लेकिन कंसाइनी का यहां पर क्या इंटरेस्ट है? कंसाइनी का यहां पर इंटरेस्ट है कि वो कमीशन बेसिस पर ये काम करता है। तो वो क्या करेगा, जब पैसा आएगा या तो सारा का सारा पैसा कंसाइनर को देगा और फिर कहेगा लाओ जी मेरे को मेरी कमीशन दो, या फिर उनके बीच एग्रीमेंट है कि जब पैसा आएगा आप अपनी कमीशन डिडक्ट कर लेना, अपनी कमीशन अपने पास रख लेना, बाकी पैसा मुझे वापस कर देना। तो यहां पे लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन। कमीशन तो हो गई, एक्सपेंस क्या हुई?
समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे एक्सपेंस मैं नहीं कर पाता, यानी कंसाइनर नहीं कर पाता। वो कंसाइनी को बोलता है अपने लोकल एरिया में ना एडवर्टीजमेंट आप करवा देना, पैसे मैं दे दूंगा। मैं आपको सामान यहां से लोड करके भेज रहा हूं ट्रक में, जब आप तक पहुंचे तो अनलोड अपने वहां पे लोकल जो हेल्पर होंगे, मजदूर होंगे, उनसे अनलोड करवा लेना, उनको पैसे दे देना, और वो मैं पे करूंगा, मैं बियर कर लूंगा, क्योंकि पैसे बियर करने की जिम्मेदारी ओनर ने यहां पर ली हुई थी। तो ऐसे केस में कंसाइनी को अपनी पॉकेट से कुछ कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर करता है, कंसाइनर के बिहाफ पे, क्योंकि कंसाइनी का इंटरेस्ट बस सेल करना और बदले में उस पर कमीशन लेना है। तो वो कहेगा खर्चा वर्चा मैं बियर नहीं करूंगा, तो वो खर्चा कंसाइनर बियर करेगा। अगर कंसाइनी ने कुछ खर्चा कर दिया तो वो एक्सपेंसेस भी उस अमाउंट में से, सेल्स रेवेन्यू में से रिड्यूस करके, डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट वो कंसाइनर को दे देगा। तो ये बात होगी हमारी एक सिंपल कंसाइनमेंट को समझने की। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी है झोल मॉल एंड कंपनी, गुड़गांव में है। झोल मॉल एंड कंपनी गुड़गांव में क्या करती है, ये अपने बहुत सारे एजेंट बनाती है अलग अलग जगह पर। पहला एजेंट इसने मुंबई में बनाया, गब्बर एंड सन्स। दूसरा एजेंट इसने हरिद्वार में बनाया, डोरेमोन एंड सन्स। देखो नाम कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, झोल मॉल, कितना बढ़िया काम करते होंगे, कैसा झोल मॉल करते होंगे, ये नाम ही रखा हुआ है झोल मॉल कंपनी। तो गब्बर एंड सन्स को एजेंट बनाया, डोरेमोन को एजेंट बनाया, और क्या किया, नलिनी एंटरप्राइज दिल्ली, उसको एजेंट बनाया। उसके बाद अमृतसर में करण फैशंस, इसको भी इसने अपने पास एजेंट बनाया। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में अब इन दोनों के लिए हम अलग अलग टर्म यूज करेंगे। झोल मॉल एंड कंपनी गुड़गांव, इसके लिए टर्म यूज होगी, ये ओनर ऑफ द गुड्स है, इसके लिए टर्म यूज होगी कंसाइनर, राइट। और जितने भी ये सारे एजेंट बने, गब्बर एंड ब्रदर, डोरेमोन, नलिनी, करण फैशंस, इन सब के लिए टर्म यूज करेंगे कंसाइनी। क्लियर, कंसाइनर एंड कंसाइनी। क्लियर, ये हमारा हो गया कंसाइनर, और ये सारे हमारे हो गए कंसाइनी। अब जब आप सीए बन जाओगे, और जो लोग आप में से जॉब करना चाहते हैं, जब वो जॉब के लिए जाएंगे, तो हो सकता है वो किसी झोल मॉल एंड कंपनी, मतलब कि किसी कंसाइनर के पास आपको जॉब मिल जाए, उनकी अकाउंटिंग करनी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब मिले गब्बर एंड ब्रदर्स, डोरेमोन एंड सन्स, नलिनी एंटरप्राइजेस, करण फैशन, जो अपने आप में कंसाइनी है, जो अपने आप में कंसाइनी है, कंसाइनर से गुड्स आते हैं। तो आपकी जॉब किसी कंसाइनर के पास भी लग सकती है, किसी कंसाइनी के पास भी लग सकती है। बीइंग एन अकाउंटेंट, आपको इन दोनों की अकाउंटिंग आनी चाहिए, राइट। अब बहुत जरूरी चीज यहां पर समझने की है, वी नीड टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड। हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं आपकी जॉब कंसाइनर के पास लगी, कंसाइनर को अपने पास ईच एंड एवरी कंसाइनी, ईच एंड एवरी एजेंट के साथ सेपरेट रिकॉर्ड, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, मिक्स नहीं करेगा वो सबको, सबका सेपरेट अकाउंट। जैसे कि मान लो आप में से एक कोई भी है पर्सन, आपके 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों से आपका कुछ लेना देना रहता है फाइनेंशियली, कभी उनको पैसे देते हो, कभी लेते हो, तो आपने चारों का इंडिविजुअली अपने पास हिसाब किताब रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। क्लियर, तो इस तरीके से सेपरेट अकाउंट आपने मेंटेन किए हुए। तो इसका मतलब कंसाइनर गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट, बात करेंगे। वैसे इस अकाउंट का नाम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसा होता है, बहुत ही जल्दी हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे।
कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मतलब गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ सेपरेट एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, डोरेमोन एंड सन्स के साथ एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, नलिनी एंटरप्राइजेस के साथ सेपरेट और करंट फैशंस के साथ सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा प्रैक्टिकली। अब बात आती है कि क्या सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस में भी ऐसा होगा कि 2 3 4 एजेंट बताए होंगे और सबके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट से आपकी डीलिंग करवाएगा, सिर्फ एक एजेंट, कोई भी, मान लो कि गब्बर एंड ब्रदर्स, बस झोलमोल एंड कंपनी कंसाइनर, गब्बर एंड ब्रदर कंसाइनी, आपस में इनकी लेन देन है, ट्रांजैक्शंस है, उसकी आप अकाउंटिंग करके दिखा दो। अगर आपने गब्बर एंड ब्रदर्स की सही अकाउंटिंग कर दी तो डोरेमोन एंड सन्स की भी करोगे, नलिनी की भी, करंट फैशंस की, सबकी सही कर दोगे, इंस्टीट्यूट ये बात मान लेगा। तो क्वेश्चन जो आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट पर बेस्ड आएंगे। तो सिंपलीफाई हो गया, आसान हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड और यूज है, एक तो मैंने वर्ड यूज किया कंसाइनमेंट अकाउंट और एक दूसरा मैंने वर्ड यूज किया लिमिटेड लेजर। ये दोनों चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, अल्टीमेटली यही सीखना है इस चैप्टर के अंदर हमें। पहली चीज जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये एक्चुअली में है क्या? देखो अगर मैं गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ कुछ लेन देन कर रहा हूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, तो मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज मुझे ये पता हो जानी चाहिए कि जो गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ मैं एजेंट मॉडल पे काम कर रहा हूं, कंसाइनी मॉडल पे काम कर रहा हूं, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना? अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा, और अगर मुझे लॉस हो रहा होगा तो मैं सोचूंगा नहीं यार इसके साथ काम करना सही नहीं है और यहां पर काम को बंद किया जाए। तो प्रॉफिट या लॉस जानना होता है। हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट एंड लॉस कहां से मिलता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब यहां पर हमें जो एजेंट के साथ डीलिंग है, जो कंसाइनमेंट है, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जो बताएगा उस अकाउंट का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब हम इस चैप्टर को करेंगे यहां पर क्वेश्चंस में यही अकाउंट मांगा होगा कि आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर दिखाओ। और भी कुछ अकाउंट मांगे होंगे बट कंसाइनमेंट अकाउंट मस्ट मांगा होगा, बिल्कुल मांगा होगा। आगे चलते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, दूसरा हमें यह जानना होता है कि गब्बर एंड ब्रदर्स से फाइनली हमारा लेना देना क्या है। एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद गब्बर एंड ब्रदर्स से हमने कितने पैसे लेने हैं, लेन देन क्या है। मतलब जैसा कि नॉर्मल अकाउंटिंग में हम डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या है वो जानते हैं, तो हमें बैलेंस पता हो जाना चाहिए। बैलेंस क्या है, कुछ भी लेन देन क्या है, और इसके लिए हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं कंसाइनर हूं, मैं कंसाइनर बन के ही बात करूंगा, मोस्टली सारे क्वेश्चंस में हम कंसाइनर होंगे और किसी कंसाइनी के साथ हमारी डील हो रही होगी। तो कंसाइनर अपने पास एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और बच्चे दूसरा वो बनाएगा अपने पास कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी मतलब जैसे हम डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, मतलब मैं अपने पास एक अकाउंट बनाऊंगा गब्बर एंड ब्रदर्स, उससे कितना पैसा लेना है या देना है ये अकाउंट मुझे बताएगा। तो जनरली हमसे ये 2 अकाउंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से हम सारे अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, एकदम से बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे। इवन स्टेप बाय स्टेप पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। ऑल्दो जर्नल एंट्री एग्जाम में कम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, मांग भी लेता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री, लेकिन पहले हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की, देन हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट के बारे में सीखेंगे। तो पहला वर्ड था कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है यहाँ पे लिमिटेड लेजर। क्वेश्चन में इसकी डिस्कशन होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि क्योंकि कंसाइनमेंट जो अकाउंट है, जो हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, ये हमारे ना पूरे बिजनेस का एक छोटा पार्ट होता है।
हमारे तो कई सारे एजेंट हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये सब जगह मेरी खुद की भी शॉप्स हैं, खुद के भी स्टोर हैं, तो यहाँ भी मैं बिजनेस करता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना एक मेन ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ। अपने मेन बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो मैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सेल परचेज कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जितने भी मेरे एजेंट्स हैं, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, नेपाल में, उत्तराखंड में, इन सब एजेंट्स के साथ एक सेपरेट अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर मैं क्या करता हूं, उस कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो अल्टीमेटली मैं अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट विद ईच एजेंट, हर एजेंट के साथ एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। थियोरेटिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही एजेंट की बात आएगी, तो एक ही कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। तो फाइनली मेरे पूरे बिजनेस एज अ होल की क्या प्रॉफिट लॉस हुई, तो मैं ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइनली यहां पर आकर ट्रांसफर कर दूंगा अपने मेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है। ये एक छोटा प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस है, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई उसका प्रॉफिट या लॉस है, एक छोटा पार्ट। लेकिन अगर मैं मेन अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वहां पर तो सारे एजेंट्स, और अगर मैं खुद भी अपने बिहाफ पर कुछ बिजनेस कर रहा हूं वो भी, सबको कंसोलिडेट कर देना, इकट्ठा कर देना, वो मेरा मेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस चैप्टर में जनरली हमसे मेन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मांगा होता, उसके लिए इंस्टीट्यूट कहता है कि उसके लिए मैंने सेपरेट चैप्टर बना दिया फाइनल अकाउंट्स का, तो वहां पर मैं आपकी ये नॉलेज चेक कर लूंगा कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है या नहीं आता। इस चैप्टर में मैं आपकी ये नॉलेज चेक करूंगा कि आपको क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने आता है, मैक्स टू मैक्स क्या आपको यहां से ये ट्रांसफर करने की एंट्री आती है, बस इतना कि आप कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो, और अगर उसको मेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है तो कैसे करोगे, तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो मैं बात कर रहा था लिमिटेड लेजर की, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा मेन अकाउंट नहीं है, ये एक छोटा प्रॉफिट एंड लॉस है, एक ओनली विद एन एजेंट, सिर्फ एक एजेंट के साथ हमारी डीलिंग की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर हमें बहुत ही लिमिटेड लेजर्स यूज करने होते हैं। हाँ डेफिनेटली बच्चे, अगर कहीं पर कोई नेटवर्क इशू आ रहा है तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल ही जाएगी जहां पर भी आ रहा है। चलो, तो मुझे ना लिमिटेड लेजर्स यूज करने होते हैं। लिमिटेड लेजर्स का मतलब हम समझ लेते हैं। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के लिए। लिमिटेड लेजर का मतलब हो गया कि जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, जब हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो हमें कोशिश करनी है कि कम से कम लेजर अकाउंट यूज करें। लेजर अकाउंट मतलब जैसे कि रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, हमने किसी की लीगल या प्रोफेशनल फीस पे की तो लीगल एंड प्रोफेशनल फीस अकाउंट, ये अकाउंट बनाया, ये एक अलग लेजर अकाउंट है। जितने भी हमारे डेटर्स हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सबके अलग अलग लेजर अकाउंट ओपन होते हैं। जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स हैं, कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, सबके इंडिविजुअल अलग अलग लेजर्स ओपन होते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लेजर्स हो जाते हैं।
यहां पर कहा गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट तो बस एक एजेंट के साथ एक छोटा सा अकाउंट बन रहा है जिसमें दो पर्पस हैं कि हमें सही प्रॉफिट या लॉस मिल जाए, और बैलेंस क्या है हमारे एजेंट का हमारे साथ वो मिल जाए। तो अगर हमारे ये दो पर्पस, प्रॉफिट या लॉस और बैलेंस विद द एजेंट, अगर ये दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कम से कम लेजर बनाकर, कम से कम लेजर ओपन करके, तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम लेजर ओपन करेंगे। तो लिमिटेड लेजर्स का मतलब हमें बहुत कम लेजर्स ओपन करने हैं। इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नॉर्मल अकाउंटिंग में रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। ईच एंड एवरी एक्सपेंस का नॉर्मल अकाउंटिंग में सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। लेकिन जब बात आएगी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में यह कहा गया कि ये सारे के सारे तो एक्सपेंस ही हैं, क्यों ना हम इन सारे एक्सपेंस के लिए, मतलब कि कोई भी एक्सपेंस की बात की जाए उसके लिए हम एक ही अकाउंट ओपन कर दें, कोई भी एक अकाउंट ओपन कर दें, और उस अकाउंट को जो हम ओपन करेंगे उसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ईच एंड एवरी एक्सपेंस, कहीं पर कोई भी एक्सपेंस की बात की जाएगी, वो बोल रहा होगा एक्सपेंस, हमें रिकॉर्ड करना होगा कंसाइनमेंट, हमें कंसाइनमेंट वर्ड यूज करना होगा। क्यों करना होगा अभी आगे चल के बताएंगे थोड़ा सा, जब मैं आपको समझाऊंगा। तो एक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट से सारे एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिए, फिर आगे बात आई, अच्छा जो और अकाउंट होंगे उसके लिए, क्या एक कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के लिए यूज करना है? मैंने कहा अगर कुछ और लेजर अकाउंट भी हैं जिसके लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट यूज हो सकता है, उसके लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट यूज कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि प्रॉफिट एंड लॉस सही निकल जाए, दूसरा कंसाइनी के साथ बैलेंस, ये दो मोटिव हैं, ये दो चीजें हैं, ये दो पर्पस सोल्व हो जाएं। अगर आपको ज्यादा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे, नरेशंस में या कहीं और जगह पर सब उसको रफली नोट कर लिया जाएगा कौन कौन से एक्सपेंस हैं, लेकिन हमारी मेन बुक्स में हम कम से कम अकाउंट यूज करेंगे। चलो तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको और समझते हैं। कुछ जगह शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी बच्चे, डोंट वरी। तो लिमिटेड लेजर्स का मतलब मैंने बता दिया और कंसाइनमेंट का मतलब भी मैंने आपको बताया। सेपरेट अकाउंट बनेंगे ईच एंड एवरी कंसाइनी के, यानी कि गब्बर एंड ब्रदर्स के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट विद गब्बर एंड ब्रदर्स, कंसाइनमेंट अकाउंट विद डोरेमोन, कंसाइनमेंट अकाउंट विद नलिनी एंटरप्राइजेस, इस तरीके से सेपरेट। लेकिन बात की जाए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये सारे अकाउंट नहीं, कोई भी एक अकाउंट इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, बाकी सब पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पूछ लेगा और उसको समझ आ जाएगा कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आती है। आगे चलते हैं, कंसाइनमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं थोड़ा सा हम उसको जानते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंस है, एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक्सपेंस होंगे, और भी हो सकते हैं, मोस्टली ये एक्सपेंस मिलेंगे। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, अब देखो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसाइनर कौन है, हमारा जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो हमारा कंसाइनर है। तो कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो ओनर करेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये एक्सपेंस आपको ओनर करता हुआ दिख रहा होगा, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो कंसाइनी करेगा। जैसे कि अगर एक मेन खर्चे की बात की जाए, जैसा मैंने कहा था आपको, ये कैलकुलेटर,
कंसाइनर कहेगा कैलकुलेटर बना बनाया मैं आपको भेज दूंगा, आपको इस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके पैसों की जरूरत नहीं है। तो इस कैलकुलेटर को बनाने में जो भी खर्चा हुआ, जो भी कॉस्ट आई, वो सारा का सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है? कंसाइनर बियर कर रहा है। तो कंसाइनर ही उन खर्चों को पे करेगा अपने पास से। उसके बाद इनको पैकिंग करने को लेकर लोडिंग करवाना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो सामान कौन भेज रहा है? ओनर भेज रहा है। तो लोडिंग का खर्चा भी कौन करेगा? ओनर करेगा। उसके बाद ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस लेना होगा, रास्ते का इंश्योरेंस कौन लेगा? कंसाइनर लेगा। ये सारे खर्चे हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनके नाम आएंगे, तो आप समझ जाओगे ये जनरली ये खर्चा कौन कर रहा होगा। फ्रेट का एक्सपेंस कंसाइनर बियर करेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस कंसाइनर बियर करेगा, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। और एक और मेन खर्चे की बात है जो आपको बता रहा हूं, और उसको अच्छे से ध्यान रखना। कंसाइनर की पॉकेट पर एक और बड़ा खर्चा आएगा जिसका नाम है कमीशन। ये कमीशन किसको देगा? कंसाइनी को देगा। कंसाइनर के लिए ये कमीशन भी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। तो जो उसके रूटीन में नॉर्मल खर्चे होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये कंसाइनमेंट मॉडल पे काम हो रहा है, एजेंट मॉडल पे काम हो रहा है, कंसाइनर को कमीशन भी देनी होगी कंसाइनी को। कंसाइनर के लिए ये खर्चा है। कंसाइनर जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहेगा कि फाइनली मुझे इस कंसाइनमेंट में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, तो जो भी खर्चे कंसाइनर करेगा वो, और उसके बाद जो कंसाइनी को कमीशन देगा वो भी उसके लिए एक्सपेंस है, उसको भी कंसीडर करेगा। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, जनरली कंसाइनी कौन कौन से खर्चे करेगा? यहां पे खर्चा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंसाइनी क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? मतलब कि ये कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या कंसाइनी को बियर करनी होगी? हाँ, मैनेजर्स कमीशन कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर्स कमीशन, कमीशन मतलब जैसे मैनेजर्स कमीशन होती है, तो आपने उसको एक तरह का एजेंट बना लिया, या उसको आप मैनेजर कह सकते हो, और आप उसको कमीशन दे रहे हो। कमीशन की कैलकुलेशन तो भाई नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह होगी। अच्छा, तो मैंने कहा कंसाइनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये हो गया, अगर गुड्स की कॉस्ट कंसाइनी ने बियर कर ली तो कंसाइनी ओनर बन जाएगा, फिर तो कंसाइनमेंट मॉडल की जरूरत ही नहीं है, एजेंट मॉडल की जरूरत ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी भी कंसाइनी नहीं करेगा, इसकी कॉस्ट कभी भी कंसाइनी की नहीं होगी। हमेशा गुड्स की कॉस्ट कंसाइनर की रहेगी, ओनर की रहेगी। लेकिन यस, कंसाइनी अपनी सिटी में लोकल छोटे मोटे खर्चे कर सकता है। कस्टमर को सामान भेजना है तो वो भी फ्रेट पे कर सकता है, लोकल एडवर्टीजमेंट करनी है वो भी कर सकता है। कंसाइनर ने सामान भेजा, लोडिंग तो करवा दिया, अपने वहां अनलोडिंग करवाना पड़ सकता है। या मान लो कंसाइनी जहां रहता है उसके घर तक सामान नहीं भेजा मैंने, उसके आसपास एक रेलवे स्टेशन है, बाय रेल मैंने सामान भेज दिया, तो अब उसके आसपास के रेलवे स्टेशन तक सामान पहुंच गया, और मैंने कंसाइनी को बोला कि ठीक है सामान पहुंचा दिया, आप वहां से कलेक्ट कर लो। कंसाइनी रेलवे स्टेशन जाएगा, वहां से सामान अनलोड करवाएगा, फिर किसी गाड़ी में लोड करवाएगा, अपने पास तक लेकर आएगा। हो सकता है वहां पर भी रास्ते के कुछ ड्यूटी, टैक्सीज, टोल टैक्स वगैरह उसको पे करना पड़े, राइट। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंसाइनी को करने हो सकते हैं, कुछ पैकिंग उसको करनी हो सकती है, अनलोडिंग, गोडाउन का इंश्योरेंस, जो कंसाइनी का गोडाउन है वहां का इंश्योरेंस था, कंसाइनर ने कहा आप खर्चा कर लो, बाद में मेरे से ले लेना, हम आपस में हिसाब किताब कर लेंगे। अभी यहाँ जो एक्सपेंस की बात हो रही है, ये बेसिकली बात हो रही है कि कौन अभी अपनी जेब से पे कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग। अभी कौन अपनी जेब से पे कर रहा है, कौन बियर करेगा, ये बात अलग होती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप 4 फ्रेंड कहीं घूमने गए पिकनिक पे, और पहली बात होगी देखो चारों फ्रेंड घूमने जा रहे हैं, जो भी खर्चा होगा चारों का इक्वल इक्वल होगा। तो ये खर्चा कौन बियर करेगा? चारों फ्रेंड बियर करेंगे, इक्वली बियर करेंगे। लेकिन जब वहां पर गए तो एक फ्रेंड के पास अच्छा खासे पैसे रखे हुए थे, तो उसको बोला एक काम कर, अभी सारी पेमेंट्स तू कर दे।
अभी जो खर्चे होंगे उनकी पेमेंट्स तू कर दियो, बाद में हम हिसाब कर लेंगे और तेरा जितना बनता होगा तेरे को दे देंगे। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। अभी पेमेंट कौन कर रहा है ये चीज अलग है, अल्टीमेटली वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा ये चीज अलग है। तो यहां बात हो रही है कि जब कंसाइनमेंट की हम बात करेंगे ना तो क्वेश्चन में ये बताएगा ये एक्सपेंस की पेमेंट कौन कर रहा है, तो एक्सपेंस की पेमेंट कौन कर रहा है और फाइनली वो एक्सपेंस बियर कौन कर रहा है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे एक्सपेंस कंसाइनर को ही बियर करने होते हैं। एक्सपेंस की पेमेंट हो सकता है कुछ एक्सपेंस की पेमेंट कंसाइनर करे और कुछ एक्सपेंस की पेमेंट कंसाइनी करे, लेकिन बियर कौन करेगा सारे एक्सपेंस, मोस्टली कंसाइनर करेगा, अनलेस एंड अनटिल उनके बीच में कोई और एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में जब तक और कुछ नहीं बताएगा तो आपको मान के चलना है कि सारे के सारे एक्सपेंस बियर करेगा कंसाइनर। हो सकता है कुछ की पेमेंट कंसाइनी को करनी पड़ जाए, लेकिन अगर कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस की पेमेंट कर दी तो वो सेल्स वाले पैसों में से डिडक्ट कर लेगा अपने एक्सपेंस, रिमेनिंग अमाउंट कंसाइनर को भेज देगा। यही बात हुई थी हमारे पिछली वाली स्लाइड में जहां मैंने कहा था कि वो अपने एक्सपेंस डिडक्ट करेगा, याद है? यहां पर ये जो बात हुई थी ये इसकी बात ही हुई थी कि अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लेगा, राइट? क्योंकि वो बियर किसने करने हैं, कंसाइनर ने बियर करने हैं, इसलिए वो डिडक्ट कर लेगा। चलो आगे चलते हैं। ये हमने कुछ एक्सपेंस देख लिए हैं। अब हमारे पास बात आती है इनकम की। दोनों की इनकम देखते हैं। दोनों की इनकम क्या क्या होगी। दो ही पार्टी है यहां पर, एक है कंसाइनर और एक है कंसाइनी। क्योंकि जो कंसाइनर है वो ओनर ऑफ द गुड्स है, ओनर है, और ओनर की इनकम क्या होती है, ओनर की इनकम होती है प्रॉफिट या लॉस। तो ओनर की इनकम क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट है या लॉस है ये कहां से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। जो भी हमने गुड्स कंसाइनी को भेजे थे और वहां जो सेल्स हुई थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, उस रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो कंसाइनर को अपना प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा। एक साइड रेवेन्यू यानी इनकम, दूसरी साइड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लेकिन यहां पे लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ बोथ। एक्सपेंसेस ऑफ बोथ क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया पेमेंट दो अलग अलग पार्टी कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बियर किसको करना है, वो सारे खर्चे अल्टीमेटली किसको बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे कंसाइनर को बियर करनी है। अगर कंसाइनी ने कुछ खर्चे कर भी दिए तो कंसाइनर को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर उस सेल्स रेवेन्यू में से डिडक्ट करके पैसे मिलेंगे। तो उसको सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए रेवेन्यू में से सिर्फ अपने एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करेगा, कंसाइनी के एक्सपेंस भी डिडक्ट कर लेगा। बात आती है कंसाइनी की। कंसाइनी का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, कंसाइनी की इनकम क्या होगी। कंसाइनी को तो बच्चे मिलती है कमीशन, तो जो सेल्स पे कमीशन है वो कंसाइनी की इनकम है। और कमीशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इस चैप्टर में जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशंस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आती है जरूरी चीज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले ली है कि किस किस तरह के एक्सपेंसेस होंगे, किस किस तरह की हमारी इनकम्स होंगी। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, कि क्या क्या जर्नल एंट्री बनती है। पहले हमें जर्नल एंट्री समझनी है। ऑल्दो एग्जाम में जर्नल एंट्री पर क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो अकाउंट मांगे होते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बताओ, कंसाइनी अकाउंट बताओ। लेकिन हम कम से कम एक दो क्वेश्चन कंसाइनी जर्नल एंट्री पर बेस्ड करेंगे, हम जर्नल एंट्री सीख लेंगे। ये जर्नल एंट्री हेल्प करेगी हमें अकाउंट्स बनाने में। तो जर्नल एंट्री अगर आपको आ गई तो लेजर पोस्टिंग तो आपके लिए सिंपल है, बिल्कुल लेजर पोस्टिंग होगी, सिंपल। यहां पर अब हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है। तो लेजर के नाम आपको डिफरेंट मिलेंगे जो आपने पहले अभी सुने नहीं होंगे, यूज नहीं किए होंगे, अलग नाम मिलेंगे।
सेकेंडली लिमिटेड लेजर अकाउंट, बहुत ही लिमिटेड आपको लेजर यहां पर यूज करनी है। क्या क्या जर्नल एंट्री होगी उसको समझते हैं। देखो सबसे पहला केस, व्हेन गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, जब गुड्स भेजे जा रहे हैं, यहां पर वर्ड यूज है सेंट, ध्यान रखना सेल्स वर्ड यूज नहीं है, सेंट। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर मैं बोलता सेल्स तो फिर सेल्स की एंट्री करनी होती, तो सेल्स की एंट्री नहीं करनी, हमें सेंट जो हमने गुड्स भेजी। अब यहां पर दोनों बुक्स मैंने बना दी है। देखो वैसे तो हमारा जो जर्नल का फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहेगा, ऐसा फॉर्मेट, जैसा जर्नल का फॉर्मेट होता है नॉर्मली, ये वाला इस तरह का फॉर्मेट देखा होगा ना आपने जर्नल का, अभी तक जो आपने किया होगा, जर्नल एंट्रीज इसमें होंगी। इसको मैं क्या लिख दूंगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्वेश्चन में दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या हो सकती है वो दोनों की बुक्स में मांग सकता है। कंसाइनर की बुक्स में भी बताओ, कंसाइनी की बुक्स में भी बताओ। तो जर्नली तो हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ये होगा, राइट, फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट में नहीं सिखा रहा, मैं आपको कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की बुक्स में एक ही साथ बता दूंगा। यहां पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, डेट या अमाउंट की जरूरत नहीं है। ओके डेफिनेटली मैं आपको पीपीटी सेंड भी कर दूंगा बच्चे, कुछ नहीं होता। चलो अब पहला क्वेश्चन, जब गुड्स भेजे गए हैं तब क्या जर्नल एंट्री होगी। हम ना इसको रिलेट करते हैं, हम नॉर्मल जब सेल करते थे, नॉर्मल सेल, तो हम क्या किया करते थे, नॉर्मल सेल में क्योंकि ये सेल होती थी और हमें पैसे लेने होते थे कस्टमर से, तो या तो हमें पैसे मिल जाते थे कैश की फॉर्म में या फिर बैंक की फॉर्म में, या हो सकता है अगर उधार में सेल की तो हमारे वो डेटर्स बन जाएंगे, और आता था टू सेल्स। अब अगर यहां पर मैं बात करूं कंसाइनमेंट अकाउंट की, करेक्ट, कई सारे बच्चों ने आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं कि सर नॉर्मल सेल की तो ये एंट्री हुआ करती थी, ये नॉर्मल सेल की थी, लेकिन ये सेल नहीं है, ध्यान रखना, ये हमारा है सेंट, तो सेल तो नहीं आ सकता। ये तो हमने सेंड किए हैं क्योंकि हम अपने कंसाइनी से अभी पैसे नहीं ले रहे हैं। हमने कहा आप सामान रखो अपने एरिया में, इसको सेल करो, और जब बिक जाएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। तो इसलिए बच्चे यहां पर सेल वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो सेल की जगह क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सेल की जगह हम यहां पर बच्चे यूज करते हैं एक और लेजर अकाउंट जिसका नाम होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर इतना बड़ा लेजर, हम तो छोटे छोटे लेजर सुनते थे, ये इतना बड़ा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यस इतना बड़ा लेजर, यही यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमने गुड्स सेंट किए हैं, सेल नहीं किए, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बात आती है कि डेबिट में क्या आएगा। डेबिट की बात की जाए तो क्योंकि ये सेल नहीं है, हमें कोई कैश नहीं मिला, कोई बैंक नहीं मिला, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमने उधार में बेचे कंसाइनी को पैसा मिल जाएगा, नहीं, अभी तक तो एक्चुअली में सेल हुई ही नहीं है। सेल कब होती है, हमने कंसाइनी को भेज दिए जब कंसाइनी आगे अल्टीमेट कस्टमर को पे करता है तब सेल होती है। तो यहां तो ये सेल ही नहीं है, सिर्फ गुड्स भेजे हैं। जब ये गुड्स भेजे हैं
तो हम इसके लिए यूज करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने आपको कहा था ना, लिमिटेड लेजर अकाउंटिंग है और ये अकेला कंसाइनमेंट अकाउंट कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस के लिए मैं यूज करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। वैसे ही सिर्फ एक्सपेंस के लिए नहीं, अगर मैं गुड्स भेज रहा हूं कंसाइनी को तो भी मैं यूज करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। और जब मैं इस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करूंगा ना, तो आपको समझ आएगा कि यहां कंसाइनमेंट क्यों यूज किया गया। उस समय अच्छे से आपके माइंड में क्लिक करेगा, इंटरेस्टिंग होगा, आप समझना। तो हमारी जो बच्चे फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमेशा वो ये बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सामान भेजा गया, यहां से सामान गया कंसाइनर के पास से, उसने एंट्री अपनी बुक्स में डाल दी। देखो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे हैं ना, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो कंसाइनर की बुक्स है। प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वैसा बनेगा। यहाँ रफली दोनों को मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा पाऊं इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंसाइनर का है, राइट साइड वाला पार्ट कंसाइनी की बुक्स का है। तो कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? देखो, कंसाइनी के लिए ये परचेज नहीं है। जब कंसाइनर के लिए सेल नहीं है तो कंसाइनी के लिए परचेज भी नहीं है। तो जब ये उसके लिए परचेज नहीं है तो अपनी बुक्स में वो परचेज की एंट्री नहीं डालेगा। इवन वो अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। लेकिन जो गुड्स भेज दिए उसका क्या? उसके लिए वो क्या करेगा, अपने पास एक रफ रजिस्टर्स बना लेगा। इन्वेंट्री के लिए आप कह सकते हो, इन्वेंट्री पर्पज से, जहां पर वो क्वांटिटी मेंशन कर देगा, इतनी क्वांटिटी आई। क्योंकि गुड्स बेचे नहीं है, उसका कोई अमाउंट भी नहीं बताएगा। कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स भेज देगा, मैं ये कैलकुलेटर भेज दूंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये कैलकुलेटर जो मैंने आपको भेजे ये इतनी कॉस्ट के हैं, मुझे आपको देनी है। मैं कहूँगा मैंने भेज दिए, आपको ना इसको 300 रुपये का पर कैलकुलेटर सेल करना है, 300 का पर कैलकुलेटर सेल करना है। पर जो मैंने आपको ये इन्वेंट्री भेजी है उसकी कॉस्ट क्या है, मैं उसके साथ डिस्कस ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा तुम्हें क्या करना है इसको जान के, तुम्हें क्या करना जान के, मैंने तुम्हें 100 पीस भेज दिए, आप इसको सेल करो और सेल के पैसे मेरे को दे देना, आपको कमीशन मिल जाएगी। अब आती है क्वांटिटी। कुछ तो रिकॉर्ड रखा जाए ना, तो अपने रफ रजिस्टर में वो क्वांटिटी को रिकॉर्ड कर लेगा कि मेरे पास 100 पीसीस कैलकुलेटर आ गई। क्योंकि इसका कोई अमाउंट नहीं है और ना ही अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को देना है, अभी तक कुछ नहीं देना। जब तक सेल नहीं होगी, नहीं बिका तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा लॉस हो गया तो लॉस किसका? ओनर का। अगर प्रॉफिट ओनर का तो लॉस भी ओनर का। 2 3 4 महीने कैलकुलेटर रखा हुआ था, नहीं बिका, वापस कर दिया। कंसाइनर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री यहां पे करके दिखाई है। कंसाइनी के अकाउंट में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी इस वाली ट्रांजैक्शन की, जब गुड्स भेजे जाते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। गुड्स भेज दिए, गुड्स भेजने के लिए हमें कुछ और खर्चे करने पड़ते हैं। अब यहां पर वर्ड यूज है एक्सपेंसेस। अगर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखोगे तो एक्सपेंसेस, अब इस एक्सपेंसेस ने ना सारे एक्सपेंस कवर कर लिए, चाहे वो हमारा फ्रेट का हो, चाहे वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस हो, चाहे ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, चाहे लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, कोई भी किसी भी तरह का खर्चा हो, आपको सिर्फ यहां पर एक एंट्री बनानी है, एक ही लेजर यूज करना है। चाहे रेंट पे हो, चाहे इंश्योरेंस, कुछ भी, सिर्फ एक एंट्री। वो क्या होगी? जैसा मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए वर्ड जो यूज होगा, लेजर जो यूज होगा, उसका नाम होगा
कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप देख रहे हो गुड्स भेजने के लिए भी कंसाइनमेंट और एक्सपेंस के लिए भी कंसाइनमेंट। नॉर्मल अकाउंटिंग में हम ऐसा काम नहीं करते। नॉर्मल अकाउंटिंग में हम प्रेफर करते हैं कि जितने ज़्यादा लेजर्स बन जाएं, अलग अलग बन जाएं, उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी लेजर की जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हम वहां पर जाके उसको देख पाएं। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का पर्पस ऐसा नहीं है। यस, कंसाइनमेंट के साथ साथ अगर मैं अपना कोई मेन बिजनेस भी चला रहा हूं तो उस मेन बिजनेस के लिए मैं सारे लेजर्स क्रिएट करूंगा जैसा नॉर्मल अकाउंटिंग में होते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए है कि उसके लिए मैं लिमिटेड लेजर। एक्सपेंस के लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये खर्चा किया है कंसाइनर ने और बुक्स भी किसकी है, कंसाइनर की, तो कंसाइनर कहेगा इस खर्चे को करने के लिए मेरे पास से कुछ ना कुछ पैसे गए होंगे, कैश में पे किया होगा या बैंक में पे किया होगा, बैंक के थ्रू पे किया होगा, जनरली अपनी जेब से वो ये खर्चा देगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये होगी सेकेंड एंट्री। अब कंसाइनर ने खर्चा कर दिया अपनी साइड से, यहां से गुड्स भेजे, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी कहेगा तुम ही ओनर हो, तुम्हारा ही सामान है, तुमने खर्चा किया अपने गुड्स पर, मेरा इसमें क्या लेना देना। एक्चुअली में कंसाइनी की अगर बात की जाए, कंसाइनी की जेब से कोई भी फाइनेंशियली मनी का फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा इस ट्रांजैक्शन में या इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में, ना तो अभी ना उसको फ्यूचर में इसको लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए वो अपनी बुक्स में इसकी एंट्री नहीं करेगा। जब बात आएगी कि कंसाइनी की जेब से पैसे गए या कंसाइनी के पास पैसे आए या उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें करना होगा। यस करेक्ट, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर इसकी नरेशन, यस नरेशन हम लिखेंगे बच्चे, मैं बता देता हूं, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी कंसाइनी की बुक में। करेक्ट, कंसाइनर की बुक में होगी, कंसाइनी की बुक में नहीं होगी। नरेशन जैसे हमने यहां पर भेजा, तो यहां पर कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा, बीइंग, जितनी भी क्वांटिटी दी, मान लो बीइंग 100 पीसीस ऑफ कैलकुलेटर सेंट टू, जो भी कंसाइनी, अभी यहां मैं कंसाइनी बोल रहा हूं, क्वेश्चन में इन दोनों के नाम आएंगे, राम श्याम एक्स वाई ए बी, कुछ भी इनके नाम आएंगे, नाम यूज कर लेंगे। कैलकुलेटर सेंड टू कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। नरेशन तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ये तो नरेशन तो क्या होती है, वही क्वेश्चन में जो बता रहे हैं वही का वही लिख दो। अब यहां पर एक्सपेंसेस किए, तो बीइंग एक्सपेंसेस, यहां पे एक्सपेंसेस के नाम आ जाएंगे जो भी क्वेश्चन में है, रेंट, सैलरी या कुछ भी। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, या कंसाइनर में कंसाइनर का नाम तो ना लिखोगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड थ्रू कैश या बैंक। तो इस तरीके से हमने नरेशन डाल दी, और कंसाइनी में जब एंट्री ही नहीं हुई तो नरेशन भी नहीं आएगी। क्लियर? तो ये दोनों एंट्रीज, पहली गुड्स को भेजने की सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकेंड एंट्री जब खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है, खर्चा कर रहा है कंसाइनर। यहां ध्यान रखना, अभी हमने खर्चे की बात सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की है। कंसाइनी जब खर्चा करेगा उसकी बात आगे आएगी। तो आगे चलते हैं, आगे चल के कंसाइनी कुछ खर्चा करता है। नेक्स्ट एंट्री में व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी एनी एक्सपेंस, जब कोई खर्चा किया कंसाइनी ने,
अब बात आती है, क्या अब कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा? यस, कंसाइनी अब अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, क्योंकि अगर ये पैसा कंसाइनी ने पे किया तो यहाँ पे मनी का फ्लो हुआ, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस हुई, कुछ पैसों का आना जाना हुआ, तो वो डेफिनेटली रिकॉर्ड करेगा। क्या कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा? यस, कंसाइनर क्यों रिकॉर्ड करेगा? इसलिए कि ये खर्चा अभी इसकी पेमेंट अभी कर रहा है कंसाइनी, लेकिन अल्टीमेटली इस खर्चे को बियर किसको करना है? कंसाइनर को। इसलिए ये अपने पास इसकी एंट्री करेगा, और ये खर्चा भी किस पर हुआ? उस कंसाइनमेंट के लिए ही हुआ। जो भी खर्चा कंसाइनमेंट के लिए होगा, मैंने आपसे बात की थी कि लिमिटेड लेजर, बहुत सारे लेजर्स नहीं बनाएंगे, जो भी खर्चा हो कंसाइनमेंट के लिए, दोनों में से कोई भी करे, अल्टीमेटली कंसाइनमेंट का, उस प्रोजेक्ट का वो खर्चा है, चाहे कंसाइनर ने पे किया चाहे कंसाइनी ने पे किया। तो यहां पर कंसाइनर की बुक में आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यानी एक और खर्चा बुक किया, लेकिन ये खर्चा कंसाइनर ने पे नहीं किया, तो कंसाइनर की पॉकेट से कैश या बैंक इसका फ्लो नहीं होगा, कंसाइनर ने पे ही नहीं किया। ये किसने पे किया? कंसाइनी ने पे किया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पेमेंट तो कंसाइनी ने की, लेकिन अल्टीमेटली सारे खर्चों को बियर कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। तो इसलिए यहां पर कंसाइनर कहेगा कि खर्चा हो गया, लेकिन ये खर्चा कंसाइनी ने किया और मुझे इसके पैसे कंसाइनी को देने हैं। जैसे हम अपने पास एक क्रेडिटर बना लेते हैं ना, किसी भी पार्टी को हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया कि हमने उसको पैसे देने हैं, उसका अकाउंट पेबल बना दिया। सेम ऐसे ही हमने कहा एक खर्चा हो गया कंसाइनमेंट के लिए, एक एक्सपेंस हो गया, लेकिन इसकी जो पेमेंट कंसाइनी ने दी है, हमें फ्यूचर में उसको वो पैसे देने हैं, रीइंबर्स करने हैं, या फिर वो सेल्स में से काट के देगा, तो एंट्री तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री दोनों की बुक्स में आएंगी, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली आपने कुछ लॉ में शायद पता नहीं कुछ पढ़ा होगा यूटिलिटी को लेकर, यूटिलिटी मैक्सिमम रहे तो टाइम पे आप वाइंड अप कर देना। कुछ नहीं होता, मैं टाइम पे वाइंड अप कर दूंगा, है ना, एक दो ट्रांजैक्शन और करते हैं फिर टाइम पे वाइंड अप कर दूंगा। इसका क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में पकड़ लिया, नेक्स्ट क्लास में 5-7 मिनट लेके फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे। तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, लेकिन कंसाइनी की बुक में, अब मैं आपको यहां एक चीज बता रहा था कि आप ये ध्यान रखना, जब भी एक पार्टी की बुक्स में दूसरी पार्टी का नाम आता है, तो दूसरी पार्टी की बुक्स में भी पहले वाली पार्टी का नाम आता है और अपोजिट साइड में आता है। मतलब अगर कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का नाम आया, तो कंसाइनी की बुक में भी कंसाइनर का नाम आएगा ही आएगा, लेकिन अपोजिट साइड पर आएगा। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को क्रेडिट किया तो कंसाइनी डेबिट करेगा। और इसका मतलब क्या बनता है, अगर मैं बात आपको करूं मतलब की, तो यहां पर जो खर्चा किया होगा कंसाइनी ने, वो खर्चा उसके बिजनेस का नहीं है, उसका अपना खर्चा नहीं है, उसने कंसाइनर के बिहाफ पर किया। अगर वो यहां पर इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा, इसका मतलब होता है कंसाइनी का अपना खर्चा, उसके बिजनेस का खर्चा, लेकिन ये कंसाइनी का खर्चा नहीं है, ये तो कंसाइनर के बिहाफ पे किया। तो इसलिए कंसाइनी कहेगा मैं इसके पैसे लूंगा कंसाइनर से,
तो जैसे हम डेटर्स को डेबिट में लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कंसाइनर को डेबिट कर दिया कि पैसे लेने हैं कंसाइनर से। और जब खर्चा करेगा कंसाइनी तो इसकी जेब से पैसे जाएंगे, कैश या बैंक का फ्लो होगा। क्लियर? तो जब कंसाइनी खर्चा करेगा तो दोनों की बुक्स में एंट्री आएंगी, और जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो सिर्फ कंसाइनर की बुक में एंट्री आएगी, कंसाइनी की बुक में एंट्री नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं जब भी खर्चा हुआ, अभी तक जो तीनों एंट्री हमने देखी हैं उन तीनों एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तीनों में, क्योंकि तीनों एंट्री ना एक खर्चे से रिलेटेड है। पहली वाली एंट्री इस कैलकुलेटर की कॉस्ट ऑफ गुड्स, पहली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो सामान भेजा गया उसकी कॉस्ट, तो वो एक खर्चा है कंसाइनमेंट के लिए। दूसरा खर्चा लेकिन कंसाइनर ने किया। तीसरी एंट्री खर्चा लेकिन कंसाइनी ने किया। तो ये सारे खर्चे हैं, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट तीनों में डेबिट हुआ। लेकिन जब क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में वहां पर चेंज होती चली गई। आगे बात करते हैं व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, या फिर यहाँ क्लास एंड की जाए, 1:30 हो गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्लास अपनी वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक रहेगा? कुछ नहीं होता, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, एक दो जर्नल एंट्री और करके फिर हम ना क्वेश्चंस पर आएंगे। आपने क्वेश्चंस देखा होगा शायद, अगर आपको नोट्स मिल गए हैं, नहीं मिले तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, बस क्लास हम ओवर कर रहे हैं, एक छोटा सा काम मैं ये करता हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, आप सीए बन गए हो। अरे एक्चुअली मेरा तो तब आएगा जब आप सीए बनोगे। मैं आपको ना सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा आप समझ आएगा जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ये सारे आपको पीपीटीज में दे दूंगा और इसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन है, बस जल्दी से मैं इसको 2 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाए कि अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड कुछ वैसा क्वेश्चन आता है। देखो, अमन ऑफ मुंबई सेंड्स, भेजे 2000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज इतना। किसको भेजे? भानु को भेजे। भानु कहाँ है? करनाल में। किस बेसिस पर? कंसाइनमेंट बेसिस पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कंसाइनमेंट बेसिस पर। उसके बाद ऑन सेंडिंग द गुड्स अमन इनकर्ड। अमन कौन है? अमन है कंसाइनर, NOR लिख दिया मैंने, कंसाइनर। और भानु कौन है? कंसाइनी। भेज जो रहा है वो कंसाइनर है, जो रिसीव कर रहा है वो कंसाइनी है। क्लियर? तो अमन इनकर्ड यानी कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, फ्रेट, इन तीनों खर्चों को जब हम एंट्री करेंगे एक ही वर्ड यूज करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद भानु यानी कि कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स रिसीव किए और उसने भी कुछ खर्चे कर दिए, अनलोडिंग, फ्रेट, गोडाउन रेंट, सेलिंग, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये सारे खर्चे किए। क्वेश्चन कल ही करेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं बस कि जो हमने अभी तक समझा क्या हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, भानु ने वहां पर सेल की और भानु ने कहा 2000 यूनिट सेल हो गई हैं, और सेल होने के बाद भानु रेमिटेड द होल अमाउंट टू अमन। भानु ने सेल की और सारा अमाउंट रेमिट कर दिया अमन को, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड हिज कमीशन। खर्चा और कमीशन डिडक्ट करने के बाद, कमीशन कितनी है वो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, शो जर्नल एंट्रीज। यहाँ जर्नल एंट्री मांगी है इन द बुक्स ऑफ अमन एंड भानु। तो अभी जो हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं उससे हम ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही आते हैं, राइट? जर्नल एंट्री वाला कम आता है, नॉर्मली लेजर अकाउंट वाला आता है। तो मैं अभी क्लास के बाद आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाएंगे। मुझे लगता है हमारी कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी पकड़ बन गई होगी, कंसाइनमेंट समझ आ गया होगा, और बाकी चीज़ें जर्नल एंट्री या लेजर वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के साथ साथ ही समझ आएंगे।
तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपकी क्लास लेके, थोड़ा सा टाइम कम मिला था, मतलब मेरे लिए कम है। जनरली ना मैं टाइम बहुत खींचता हूँ, मेरे को आदत है डिटेल में पढ़ाने की, तो मैं अच्छा खासा टाइम आपका खींचूंगा। और हाँ, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ डेफिनेटली, क्या मिथ है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ अपनी। रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप